मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं। योर सोल्स प्लान रॉबर्ट शॉर्ट्स की ये बुक है। बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें बहुत सारी कहानियां, रियल लाइफ स्टोरीज लिखी है जो जिनके सेशंस रॉबर्ट ने लिए हैं और उन सेशंस को एक कहानी के द्वारा इस पुस्तक में लिखा है। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे जेनिफर के दो हैंडीकैप्ड किड्स है, मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो किड्स। हमने देखा था रायन एंड ब्रेडली। रायन जो एक बड़ा बेटा है 16 ईयर्स ओल्ड, और ब्रेडली एक 11 ईयर्स ओल्ड किड है। दोनों को ऑटिज्म है। ब्रेडली को तो ब्लाइंडनेस भी है। तो ये जो सारी चीजें इनके जीवन में आई है, उसका रीजन क्या है? और जेनिफर ने उन दोनों की मदर होने का, उनकी मॉम होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसका क्या कारण है? ये हमने इस शुरुआत से हमने देखा। फर्स्ट जो उनका सेशन हुआ कॉर्बी के साथ, तो कॉर्बी के सेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में समझा कि अ, जेनिफर, रायन और ब्रेडली एक युद्ध में, एक लाइफ टाइम में युद्ध में थे, जहाँ पे जेन एक रिपोर्टर की तरह थी और रायन एंड ब्रेडली वो नाजीज के साथ काम कर रहे थे। दोनों ऑपोजिट विचारों के साथ चल रहे थे, फिर भी उस लाइफ टाइम में उन्होंने उनका काम पूरा किया। अब जो सेशन हो रहा है, इस सेशन में स्टेसी वेल्स के साथ रीडिंग हो रही है जेनिफर के और ब्रायन, सॉरी, रायन एंड ब्रेडली की लाइफ के बारे में, लाइफ प्लान जो उन्होंने बनाया है, क्यों इस तरह से उन्होंने ये डिफिकल्ट सिचुएशन को अपनाया है, रिलेशनशिप जो इनमें है वो भी क्यों ऐसे बने हैं। ओके, ये सारे। तो जेनिफर जो है, इसने ये क्यों प्लान किया है? तो उसके स्पिरिट गाइड्स स्टेसी के थ्रू उसको बता रहे हैं कि उसको एक्सपीरियंस करना था ग्रोथ। रिलेशनशिप्स में जो डिफिकल्टीज होती है, जिसके कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक पर्सन में, वो जेनिफर को एक्सपीरियंस करना था। जेनिफर एक मैच्योर सोल है, और जो यहाँ पे सर्विस करने आती है, आई है, मतलब इसके आगे वो जो जन्म लेगी, वो एक, उसमें एक बड़ा सा शिफ्ट होने वाला है, जिसके कारण वो एक टीचर की तरह काम करने वाली है। वो टीचर की तरह काम करने के लिए उसे जो भी एक्सपीरियंसेस चाहिए, उसके जो भी पर्पसेस है, वो बहुत ही बड़े बड़े पर्पसेस है, और वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यहाँ पे ये जीवन लेके आई है। स्टेसी बता रही है, स्टेसी जो स्पिरिट गाइड्स को सुन रही है, ये एक मीडियम है स्टेसी। स्टेसी उन दिव्य आत्माओं से मिलके, मतलब उनको एक्सपीरियंस करके, वो मैसेजेस लेके जेनिफर को और रॉबर्ट को दे रही है। स्टेसी को लगता है कि जेनिफर के दोनों जो बेटे हैं उसी के सोल ग्रुप के हैं, और ये सारे इवॉल्व है, मतलब बहुत अच्छे सोल्स है जिनमें बहुत सारा ज्ञान है। इस स्थिति में वो है, और इन सारे इन तीनों के भी, इस ग्रुप के, इस सोल ग्रुप के जो उद्देश्य है बहुत बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस लाइफ में खुद के जीवन में लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में, है ना। इस लाइफ टाइम में रायन और ब्रेडली ने चैलेंज लिया है अपंगत्व का, अपंग होने का, राइट, विकलांगता। जेनिफर विकलांग बच्चों की मॉम होने के कारण उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस है। और जेनिफर एक सिंगल मदर है, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जेनिफर पे है कि वो बच्चे ठीक से बड़े हो पाए। तो ये जो पूरी बड़ी बड़ी चैलेंजेस लेके आए हैं ना, ये बता रहे हैं कि ये इवॉल्व सोल्स है, बहुत इनमें ज्ञान है, जो इसीलिए ये इतने चैलेंजेस लेके आए हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं, ये अपनी माता को ग्राउंडेड, मतलब स्थिरता देते हैं, सेंटर्ड, फोकस्ड रखते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। स्टेसी ने आगे बताया कि ब्रेडली जो उसका सेकंड बेटा है, दूसरा बेटा है जेनिफर का, उस ब्रेडली की मॉम का रोल उन्होंने पहले भी किसी जन्म में किया है। ओके, पहले भी वो ब्रेडली की मदर रही है, और वहां पे उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा था। तो ब्रेडली ने इस जन्म में भी जेनिफर को रिक्वेस्ट की कि वही उनकी मॉम बने, क्योंकि जेनिफर को जो फोकस, सेंटर्ड या फिर ग्राउंडिंग, मतलब स्थिरता जीवन में लानी थी, एक्सपीरियंस जो करना था, प्लस उनके पहले इनकारनेशंस में उन्होंने जो भी प्लान किया था कि इन्हें हैंडीकैप किड्स के पेरेंट की तरह जन्मना है। तो वो एक इच्छा, ये सारी इच्छाओं का एक गुच्छा लेके इन्होंने इस जीवन में उसका एक सोल प्लान बना लिया।
और ब्रेडली की मदर होने का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये अग्रीमेंट हो गया ब्रेडली और जेनिफर के बीच में। ब्रेडली एक बहुत सेंसिटिव बच्चा है क्योंकि वो बहुत ही सीवियर ऑटिस्टिक किड है, ब्लाइंड भी है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेडली ने खुद के लिए ये क्यों प्लान किया है? तो स्टेसी बता रही है कि जैसे एक समय पे कॉर्बी ने बताया वो एक युद्ध में था, नाजी बन के उसने अत्याचार किए थे, उसके वो भी कार्मिक अकाउंट्स उसको क्लियर करने थे। और सेकंड रीजन ये है स्टेसी के अकॉर्डिंग कि वो ब्रेडली किसी जन्म में, किसी एक जन्म में ऑर्फन की तरह, एक अनाथ बच्चे की तरह उसने जीवन जिया है, ऑर्फनेज में, अनाथालय में, ऐसे एक सेंटर में वो रहता था जहाँ पे उसको पेरेंट्स तो बिल्कुल मिले ही नहीं, लेकिन उस पर बहुत अत्याचार हुए, उसे मारा गया, पीटा गया, इमोशनली वो बहुत हर्ट, मतलब उसको बहुत सारी चोटें इमोशनली पहुंची है। ओके, जिसके कारण उसके अंदर बहुत डर बैठ गया था जीवन के बारे में, लाइक फिजिकल लाइफ जो हमको मिलती है इस पृथ्वी तल पे, उससे रिलेटेड उसको डर बैठ गया था। ओके, तो इस जन्म में, अभी यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कोई भी जीवन का हम जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं, सोल प्लान बनाते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग होती है, वो सिर्फ एक जन्म पे नहीं होती है बेस्ड। बहुत सारे जन्मों से आप कुछ कुछ सीख के आए हो, उन सीखों को, मतलब उन लेसन्स को आपको मिटाना है। जो लेसन्स ट्रॉमा ट्रॉमा देते हैं, आपको दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, और कुछ लेसन्स है जो आपने सीखे हैं, उसका इस्तेमाल इस जीवन में करना होता है। फिर आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिसको आपको बैलेंस करना होता है। ये सारा कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो आप में जो डर है, ब्लॉकेजेस है, आप में जो कमी है उसको पूरी करनी है, ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करना है, फियर को रिमूव करना है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कि आप में कुछ एबिलिटीज आपने गेन की होती है उस जन्म में, एक या दो तीन चार कितने भी जन्म में। हम बहुत सारे जन्म लेके आते हैं ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ 100 जन्म लिए, नहीं, हम 1000, 2000, 10,000 कितने जन्म लिए पता नहीं हमको। इतने जन्मों में हमने कितना कुछ सीखा है, वो सारी एबिलिटीज को हम एक जन्म में इस्तेमाल करने के लिए भी लेके आते हैं। जैसे जेनिफर, जेनिफर जब एक रिपोर्टर थी, उसने ना ट्रूथफुलनेस, है ना, सच्चाई की तरफ, सच्चाई के साथ रहना और उसके लिए बात करना, यही चुना था रिपोर्टर बन के। और उसने उसमें माहिर माहिर मतलब वो हो गई थी, मास्टर्ड हो गई थी, राइट, उसने मास्टरी की उस एबिलिटी में। तो इस जन्म में भी वो कम्युनिकेशन, विकलांग बच्चों के साथ बात करना, इट्स नॉट इजी, उसके लिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। और जेनिफर एक अच्छी कम्युनिकेटर है, उसमें वो बात करने की क्षमता है। जैसे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे, उसका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। वो कब बैलेंस हुआ था? जब वो रिपोर्टर थी उस लाइफ टाइम में, कि उसने वो लेसन्स सीख लिए थे, तो उसका इस लाइफ टाइम में भी वो एबिलिटी कंटिन्यू होती है, राइट। तो सेकंड पॉइंट है, जब भी हम इस जीवन में आते हैं, हम में अगर कोई कौशलता है, वो इस जन्म की नहीं है, वो किसी और जन्मों की, एक नहीं कितने सारे जन्मों की हो सकती है जो यहाँ पे हम लेके आए हैं। और थर्ड थिंग है ये, अगर हमने सोल प्लान बनाया है खुद का इस जन्म में, कुछ भी हो, आपका जीवन कैसे भी शुरू है, वो सब कुछ ना आपने आपके कर्मास को बैलेंस करने के लिए, वो एनर्जी को संतुलित करने के लिए, उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे आप चुनौतियां लेके आते हैं। थ्री थिंग्स है, और वो कभी भी एक जीवन काल के ऊपर नहीं होती है, बहुत सारे जीवन काल पे होती है। हाँ, सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ ले रहे हैं आप, सब में से सब कुछ लेके इस जीवन काल का आप, एक एक बिल्डिंग बना लेते हैं, राइट। लाइक हम लोग हमारा घर का बिल्डिंग बना रहे हैं, एक ही दुकान से हम लोग यूजुअली सब कुछ सामान नहीं लेते हैं, राइट, क्योंकि शायद वहां पे महंगा मिले, या फिर अच्छा क्वालिटी नहीं मिले, या फिर कुछ भी रीजन हो, तीन चार दुकान पे जाएंगे हम लोग, राइट। वहां जाके सब कुछ सामान लेके तब हमारा घर पूरा हो जाएगा। घर पूरा होने के बाद भी उसको सजाना है, सजाने के लिए भी कितने सारे दुकान ढूंढने पड़ते हैं, राइट। तो ये जो सारे दुकान जो बोल रहे हैं ना, रिसोर्सेज जो है ना, कहाँ से हमको मिल रहा है? वो लाइफ टाइम्स है हमारे, और ये आज का बिल्डिंग बना है। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। तो आगे बताती है स्टेसी कि ब्रेडली के जीवन में वो बहुत बड़ा डर था, ट्रॉमा था,
दर्द भरी उसकी याद थी जिसको उसको मिटाना था। वो कैसे मिटाएगा? तो इस जन्म में उसने जो विकलांगता को अपनाया है, वो अपने कार्मिक बैलेंस को, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है। लेकिन उसने ब्लाइंडनेस को चुना, क्योंकि इस दर्द भरी दुनिया को वो देखना नहीं चाहता था। जितना दर्द उसे वहां मिला है, यहाँ पे उसे देखना नहीं है वो दर्द फिर से। और जेनिफर जो पहले भी उसकी माँ रही है, वो कंफर्टेबल था जेनिफर के साथ। तो उसने इस बार भी जेनिफर को ही अपनी माँ की तरह चुना है, क्योंकि वो फिजिकल लाइफ में आके फिर से वही ट्रॉमा नहीं जीना चाहता था। एक्चुअली उस ट्रॉमा को वो इरेज करना चाहता था, उसको निकाल देना चाहता था। जेनिफर की जो केयरिंग नेचर है, वो पहले से ही ऐसी केयरिंग नेचर की है, ऐसा स्टेसी बता रही है। जेनिफर ने बहुत सारे जन्मों में उसके लविंग, गिविंग, केयरिंग नेचर को दर्शाया है। उसमें बहुत अनकंडीशनल प्रेम है, उसे देने की। एक केयर गिवर मतलब एक देखभाल करने का जो एक रोल होता है, उसने बहुत जन्मों में किया है और बहुत प्यार से किया है। इसीलिए ब्रेडली के साथ इस बार जेनिफर ने अग्री किया ये सोल प्लान के लिए, उसकी मदर बनने के लिए। जो जेनिफर की हिस्ट्री है लाइफ टाइम्स की, जहाँ पे वो देती है, अच्छा काम करती है, दूसरों की देखभाल करती है, इसके कारण उसमें वो अनकंडीशनल लव बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वो उसने सीख लिया है। और वो आगे की पड़ाव पे जाने के लिए तैयार है, और वो एक शिक्षक की तरह, टीचर की तरह वो अभी बन सकती है। इसीलिए उसने ये एक्सपीरियंस खुद के जीवन में लाया है। अब रायन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अभी स्टेसी देख पा रही है सोल प्लान रायन के साथ, जेनिफर का। रायन इस बार चाहता था उसके जीवन में कुछ इम्बैलेंस आ जाए। स्टेसी बताती है जैसे वो पहले कभी नाजी था, उसी तरह से कई लाइफ टाइम्स में वो पहले एक बहुत फोकस्ड, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही लाइक क्लेवर, ऐसा एक पर्सन, स्टूडियस पर्सन बन के, मतलब बहुत उसको पढ़ाई पसंद है, बहुत ही होशियार है और बहुत पढ़ाई में अच्छा है। एक साइंटिस्ट, मेल साइंटिस्ट की तरह उसने लाइफ जिया है। कितने सारे 7 लाइफ ऐसे उसने जिए हैं। 7 लाइफ टाइम्स उसने साइंटिस्ट की तरह जन्म लिया है, जो बहुत विद्वान है। ओके। वो उसे साइंस, एजुकेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया अभी 7 लाइफ टाइम्स में। ओके। अब उसे ये जो बैलेंसिंग उसका हो गया था ना, उसको इम्बैलेंस करना था, क्योंकि इम्बैलेंस करने के बाद उसे एक नया एक्सपीरियंस आएगा। तो ये इम्बैलेंस के लिए उसने डिसेबिलिटी, उसमें विकलांगता को अपनाने के लिए उसने अग्री किया। इस जीवन में उसने विकलांगता खुद में ले आई, वो ऑटिज्म। ऑटिज्म में ऐसी विकलांगता उसने ली कि वो इनफ है। इसका ये जो बर्डन है ना अचीव करने का, बार बार साइंटिस्ट बनना है, एजुकेशन में अचीव करना है, प्राइजेस जीतने हैं या फिर मेडल जीतने हैं, क्या करना है लाइफ में, वो बर्डन ही चला गया। क्योंकि कोई भी जो विकलांग व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उनके पेरेंट्स को लगता है या समाज को लगता है एटलीस्ट वो जिए अच्छे से, अपना जीवन जिए, बेसिक नीड्स फुलफिल करे। कभी सोचते नहीं है कि वो अचीव करे कुछ बड़ा सा, राइट? बेसिक नीड्स भी कंप्लीट कर पाए तो अच्छा है। तो रायन ने ये इम्बैलेंस लाने के लिए खुद के ऊपर वो जो बर्डन था अचीवमेंट का, वो निकाल दिया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस जीवन में। ओके। फिर वो जेनिफर की जीवन में क्यों आया, जेनिफर का बच्चा बन के? तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे रायन हेल्प कर रहा है जेनिफर को। हाँ, ऑब्वियसली रायन खुद की भी पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, लेकिन जेनिफर को ये मदद कर रहा है फोकस्ड रहने के लिए। जेनिफर का इस जीवन का पर्पस बहुत बड़ा है, और ये पर्पस वो अपने फ्रीडम से कहीं वो डगमगा नहीं जाए, रूट उसका गलत नहीं हो जाए, इसीलिए वो फोकस्ड रहनी चाहिए इसी रूट पे, कि उसको आगे जाके अगले पड़ाव पे जाके खुद की एबिलिटीज को बढ़ा के एक टीचर की तरह काम करना है। और ये फोकस लाने के लिए रायन ब्रेडली उसके जीवन में आए। ओके, ऐसे उन्होंने बोला है। आगे बताते हैं, स्टेसी बताती है कि कभी कभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो हो हुआ है ना, जेनिफर को जो मिला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जो खुद उसने भी प्लान की है, लेकिन उस पर अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सफुली डाली भी गई है। जैसे मैंने बोला, वो फोकस्ड रहनी चाहिए, पूरी तरह उसका ध्यान अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए। पहले बहुत सारे लाइफ टाइम्स में, इवन दो जेनिफर के पास इतनी एबिलिटी थी, केयरिंग नेचर था उसका, फिर भी उसके गाइड्स ने उसको बहुत ज्यादा बता बता के भी वो फोकस नहीं रह पाई। वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती थी उसके प्लेजर्स, जो उसके आनंद के लिए वो जो कुछ भी करती थी ना, उस पर फोकस करके उसने जो लाइफ प्लान बनाया है उससे वो हट जाती थी, और उसके पर्पसेस वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इस चक्कर में उसने बहुत सारे लाइफ टाइम्स गवा दिए। उसने बहुत सारे लाइफ टाइम्स में वो सीखना था, वो सीख कंप्लीट नहीं की। तो उसे, जैसे समझ लीजिए, हमें अगर इस जीवन में हमने प्लान किया है अनकंडीशनल लव सीखना है, फॉरगिवनेस सीखनी है, एक्सेप्टेंस, या फिर क्या होता है, पेशेंस, है ना, ये सीखना है। हमारे 4 लेसन है, जैसे जेनिफर के भी शायद 4 लेसन है। इस जीवन में हम कंप्लीटली फोकस नहीं है इन चारों पर्पसेस पे, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो एंजॉय करनी है लाइफ, सब लोग जैसे कर रहे हैं, डांस पार्टी, राइट, ट्रैवलिंग। इस पूरे इस सफर में मैंने शायद पेशेंस सीखा ही नहीं, फिर मैंने शायद अनकंडीशनल लव सीखा ही नहीं। तो मैंने जो प्लान किया था इस लाइफ टाइम के लिए, वो अगले लाइफ टाइम के लिए चला गया। शायद तब भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया लेसन, फिर आगे चला गया। तो जेनिफर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको उनके गाइड्स बहुत बहुत बार बताते थे कि आपको फोकस्ड रहना है, सिचुएशंस लेके आते थे, नहीं, वो नहीं हो पाई, इसलिए उनके लेसन्स आगे चले गए। जो इतना टाइम उसने गवाया लाइफ टाइम्स, उसको फिर से इस जीवन में वो सब लाइक डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए फिर से। इसीलिए रायन एंड ब्रेडली आर हेल्पिंग, रायन एंड ब्रेडली हेल्प कर रहे हैं जेनिफर को फोकस्ड रहने के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो इसीलिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना उसके जीवन का, मतलब उसके ग्रोथ का, वो बहुत क्रूशियल है। ये एक मेच्योर सोल है, इसके पास वो सारी एबिलिटीज है कि वो टीचर बन सकती है, लेकिन उसके टेम्पटेशन, उसके डिजायर्स, उसके प्लेजर के लिए वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। उसको ये लाइफ सीरियस लेनी है, बहुत सीरियसली काम करना है इस पर, और उसके बाद जो उसमें चेंज आएगा उसके कारण वो टीचर बनने वाली है। और इसको फोकस्ड रखने के लिए रायन और ब्रेडली उसको मदद कर रहे हैं, ताकि वो हैंडीकैप्ड किड्स पे पूरा फोकस कर पाए, उनके साथ बात कैसे करनी है वो समझ पाए, उस वो काम ठीक से कर पाए, और डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, ये रीजन है। रॉब बताते हैं, रॉब क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली स्टेसी को कि और क्या प्लान हो सकता है इनके इस जीवन का, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स बने हैं, ऐसे कोई भी हो अगर, इस समाज में जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैंडीकैप्ड है, वो ऐसा प्लान क्यों करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, उन सभी के लिए क्या मैसेज है। तो स्टेसी बताती है, हैंडीकैप्ड किड्स, जो सोल्स है ना, जो हैंडीकैप्ड बन के आते हैं किड्स की तरह उनके पेरेंट्स के जीवन में, वो एक्चुअली उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं जो नॉर्मली उनको नहीं मिलती है लाइफ टाइम में। ये अपॉर्चुनिटी अगर वो लेसन की तरह ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको एक दुर्भाग्य समझ के अगर वो जीने लगे तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस चैलेंज के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, वो जो देखभाल करने वाले जो भी लोग होते हैं, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, या फिर कोई भी हो, वो सीखते हैं मर्सी। ओके, मतलब कंपैशन, मर्सी एंड लव, फॉरगिवनेस हो सकता है, अनकंडीशनल लव हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, किसी को पूरी तरह से अपनाना, किसी भी शर्त के बिना प्रेम करना, और किसी को फॉरगिव कर देना। फॉरगिव फॉरगिवनेस इज रियली अ बिग की, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था ये, कि कैसे फॉरगिवनेस के लिए कितने सारे जीवन लिए हैं उन्होंने, राइट। तो यहाँ पे भी सेम है, जिनके भी जीवन में ऐसे विकलांग बच्चे हैं, वो पेरेंट्स या फिर वो फैमिली फॉरगिवनेस ऑब्वियसली वो सीखने आते हैं, अनकंडीशनल लव सीखने आते हैं। ओके, आगे बताते हैं, ये जो सोल्स होते हैं इस तरह से जो हैंडीकैप बन के आते हैं, उनको ऑनर करो, उनका आदर करो। ओके, ये एक ऐसा जरिया है
जो जीवन में आए हैं खुद के भी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, वो आपकी मदद के लिए आए हैं। जब आप ये समझोगे तो आप इनको कभी भी चैलेंज नहीं समझोगे, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझोगे और एक लेसन सीखने का एक जरिया समझोगे। ओके। आप उनको केयर देके, देखभाल करके उनकी, ओके, उनकी देखभाल करके आप खुद में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी क्रिएट करोगे, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ऐसे वो बताते हैं। इन सारे बच्चों के साथ आप ये जो अग्रीमेंट कर रहे हो आउट ऑफ लव कि ओके मैं आपको देखभाल करूंगा, आपको जो तकलीफ हो रही है उसमें मदद करूंगा, इसकी वजह से आप में एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी। ओके, एट सोल लेवल एज वेल। फिजिकल लेवल में तो होगा ही, लेकिन एट सोल लेवल भी वो मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी पेरेंट को, एक हैंडीकैप किड के पेरेंट बनने की या फिर केयर गिवर बनने की, ऐसा स्टेसी बताती है। रॉब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्टेसी को कि जो भी पेरेंट्स है यहाँ पे हैंडीकैप बच्चों के पेरेंट्स, बहुत बार देखा है कि हमने कि वो बच्चों में कुछ भी विकलांगता आई है, पेरेंट्स खुद को ही ब्लेम करते हैं, खुद को ही बोलते हैं कि मेरी वजह से, शायद मेरी जेनेटिक रीजंस की वजह से ये बच्चे ऐसे बने हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो स्टेसी के थ्रू स्पिरिचुअल गाइड्स बता रहे हैं कि सेल्फ ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, खुद को दोषी समझना, मतलब सेल्फ पिटी, खुद को कम समझना हो जाएगा, है ना? तो आ, कभी भी आप किसी भी जीवन में आप जन्म लेते हो, आपका फोकस होना चाहिए ग्रोथ पे, फोकस होना चाहिए आपके पर्पस पे। डिसएडवांटेज जो आपके जीवन में आए हैं, चैलेंजेस या फिर जो भी सफरिंग आई है, अगर आप उस पे फोकस करते रहोगे, आपके अंदर जो क्षमता है वो क्षमता कम होती जाएगी। आपको आपके दृष्टिकोण को शिफ्ट करके उन दोषों पे नहीं, तो आपकी आप में जो कौशलता है उस पर देना है, कि लाइफ के जो पर्पसेस है उस पर ध्यान देना जरूरी है। ब्लेम, गिल्ट, शेम, इससे आपके पर्पसेस फुलफिल नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली आप आपके पर्पसेस के रास्ते भी नहीं जा सकते हो, आप बैक हो जाते हो, यू आर गोइंग बैक। बैकवर्ड नहीं जाना है हमें, हमें आगे जाते रहना है। तो इन सारी चीजों को एक सफरिंग की तरह ना लेते हुए एक अपॉर्चुनिटी को ले, आपके जीवन का दृष्टिकोण बदले, और आप ये जो सारी चुनौतियां जीवन में आई है इसको एक असफलता ना समझे, इसको एक लेसन समझिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए सीखने की। एक बहुत बड़ा मैसेज है मास्टर्स हमारे लिए। जीवन में हमारे हम बहुत सारी चीजों के लिए हमको ना खुद को ही दोषी समझते रहते हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद एक अभी भी मैं देखती हूँ कभी कभी, कोई सेशन में आता है, कोई पूछता है कि मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या मुझ में कुछ कमी है या फिर कुछ कुछ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब में ही होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है सब में। जैसे मैं यहाँ पे एक बुक रीड करके आपको बता रही हूँ, मैं कुछ सालों पहले कभी बुक्स रीड नहीं करती थी, मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे लगता था बहुत बोरिंग होता है बुक्स रीड करना। वो मैं खुद को समझा रही थी कि अरे मुझे नहीं आता है बुक रीड करना अच्छे से। लेकिन 2-3 सालों से मैं जब बुक्स रीड करने लगी हूँ, मुझे इतना पसंद आने लगा है कि मैंने सोचा कि अरे मैंने खुद को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, राइट? तो मुझ में जो कमी थी वो मैं ही पूरी, मतलब उसको निकाल के मैं कुछ डिफरेंट बिल्ड कर रही थी खुद के लिए, राइट? तो आप भी कर सकते हो। हाँ, बट मेडिटेशन जो होता है ना, जो मुझे मिला, मैं समझती हूँ मेडिटेशन किसी भी आपके जो प्रोग्रेस है ना उसको एक्सेलरेट कर देती है। कार में कैसे होता है आपके एक्सेलरेटर, वैसे फास्ट आपका जर्नी कर देती है। तो मेडिटेशन को एक ऐसा जरिया समझिए कि जिससे आप आपके पर्पसेस को जल्दी पूरे कर सकते हो। एक लाइफ टाइम में अगर 4 पर्पसेस लेके आए हो तो चार या पूरे, चारों के चारे पूरा करके एक्स्ट्रा कुछ सीख के जा सकते हो आप, ताकि एक लाइफ टाइम आपका बच जाए एटलीस्ट, राइट? तो ये बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से कुछ पाना नहीं है हमको, वो अपने आप आपकी एबिलिटीज, आपके परतों को खोल देगी और आपको वो दिखा देगी जो आपको चाहिए। ओके, उसका मीनिंग क्या है किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही पता होगा, क्योंकि आप किसी को पूछोगे तो उनके ज्ञान के द्वारा जो भी उन्हें पता चलेगा वो बताया जाएगा। बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट,
टू अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन में जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो आपका एक क्लियर ओपन करते करते आपके अंदर आपको लेके जा रहा है। अगर आप इस पर ही डटे रहोगे ना, तो आप मेडिटेशन करते रहोगे। यू डोंट नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दैट विजन। विजन का मीनिंग क्या है, डजेंट मैटर। विजन आया है, वो ज्ञान है, उसको लीजिए। वो ज्ञान कब वो इस्तेमाल में आएगा, कब आपको पता चलेगा उसका रियल मीनिंग, वो कोई भी नहीं बता सकता है। तो बस रेडी रहिए कि जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो लेने के लिए। उसके आगे आप पूछिए मत कुछ, क्योंकि यूनिवर्स आपको बरस के दे देगा सारा ज्ञान। ओके, तो एक आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। जेनिफर, ओके, जेनिफर को हमने देखा कि जेनिफर ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से लिया है। ओके, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि शी इज रियली गुड कम्युनिकेटर। उसके अंदर वो एबिलिटी है, जो कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छे से कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉब पूछता है कि जो कम्युनिकेशन का इशू है हैंडीकैप किड्स के बाद, किड्स के साथ, उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हो? तो स्टेसी बता रही है, नॉर्मली जैसे हम किड्स के साथ बात करते हैं, उस तरह से इन किड्स के साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। इनके साथ उतना क्लियरली और कंसाइजली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, या फिर खुद सेल्फ वर्थ मतलब खुद से कनेक्शन, मतलब जो कुछ भी है वो एक्सप्रेस करने का खुद के बारे में, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर उनको वो जरिया नहीं मिला है। इन दैट सिचुएशन पेरेंट्स को ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो उनको उनका कॉन्फिडेंस दिला सके, उनका सेल्फ वर्थ उनको बता सके, कितने वो इम्पोर्टेंट है ये बता सके। ओके, कभी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है, कभी भी कोई भी पेरेंट है जिस उनके किड्स को वो बात कर रहे हैं, उनको बहुत सॉफ्टली, उनको राइट वर्ड्स यूज करके उनसे बात करनी है। ये सेम चीज जेनिफर ने की। जेनिफर को जो इंटरेस्ट आया था ऑटिज्म में, जब वो कॉलेज में थी, तभी उसने सीखा था कि बच्चों के साथ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कैसे बात करनी है। राइट, जो ऑटिस्टिक किड्स है उनको बात एक हैंडल करने का एक वे होता है, उनसे बातें करने का एक वे होता है, एक राइट वे होता है। अगर आप उस तरह से करो तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी, इरिटेशन कम हो जाएगी, उनमें ग्रोथ होने लगेगी। ओके, और उनके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। और ये जेनिफर ने इसमें माहिर की थी। तो ये जो बात करने की इसमें कौशलता है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसी तरह से जो भी पेरेंट्स के पास हैंडीकैप्ड किड्स होते हैं, उनको भी ये कम्युनिकेशन, क्लियर और थॉटफुल रहना, इस पर काम करना जरूरी है। शायद ये बच्चे हैंडीकैप ये चैलेंज लेके इसलिए आए हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए मदद कर पाए। बहुत बार इन्होंने बोला है कि बहुत बार ऐसे होता है पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता इनके शब्दों का इम्पैक्ट क्या होता है। जब उनके पास ये सेंसिटिव किड्स आ जाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हैंडीकैप्ड है, ऑटिस्टिक है, ऐसे किड्स से बात करते हुए उनको बहुत सावधानी से याद रख के अच्छे वर्ड्स के साथ बात करनी होती है। ओके, आगे कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, चैप्टर फिनिश हो रहा है आज। कंक्लूजन में रॉब बताते हैं जेनिफर, रायन और ब्रेडली के इस जो सफर में हम शामिल हुए थे, इस स्टोरी में हैंडीकैप्ड किड्स को जो दर्शाया गया है, जो ब्लेम और फॉल्ट की तरह यूजुअली देखा जाता है, तो वो नहीं देखना चाहिए। ये मैसेज है, इनको ब्लेम नहीं करना है, फॉल्ट नहीं समझना है, गिल्ट नहीं करना है इसके रिलेटेड, क्योंकि ये सारे सेल्फ पिटी को दर्शाते हैं। ओके, एक्चुअली ये सोल्स जो ये लाइफ चैलेंजेस लेके आए हैं, डिसेबिलिटी लेके आए हैं, जिन्होंने ये प्लान किया है प्री बर्थ प्लानिंग के अकॉर्डिंग, राइट, वो सब कुछ सोल के ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, तो खुद उन बच्चों में भी वो चेंज आ रहा है। वो सोल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की चाहती है, वो हो रहा है। तो ये जो पेरेंट्स है ना, जो भी पेरेंट्स है इन बच्चों के, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका खुद का लेसन, जो पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा हो सकता है, उनके डिसीजन से जुड़ा हो सकता है। वो अपने बच्चों को
केयर करके, उनकी देखभाल करके, केयर गिवर बन के वो कर्मा बैलेंस कर सकते हैं, प्लस खुद में भी वो चेंज ला सकते हैं, मेच्योरिटी ला सकते हैं, जिसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। प्लस उन बच्चों में भी जो फियर्स है, डर है, ट्रॉमा है, वो निकल के उनके अंदर नर्चरिंग लाइफ के बारे में, हीलिंग या फिर नर्चरिंग लाइफ के बारे में ज्यादा प्यार, ज्यादा उत्साह आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा, और उनके अंदर उनका ट्रॉमा हील हो जाएगा, डर वो निकल जाएगा। जैसे रायन के साथ हुआ है इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस क्यों चाहता था? क्योंकि उनके जीवन में जो बैलेंस आ गया था, उसने सब कुछ जान लिया था। इम्बैलेंस से उसके अंदर जो इंटेंस पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, उसको भी वो रिजॉल्व कर सकता था। तो जेनिफर ने एज अ मदर उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने ब्रेडली को उसके ट्रॉमा को हील करने के लिए मदद किया है, और रायन के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसके कारण रायन में भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ऐसा सिचुएशन उसने घर पे दिया है। ओके, तो जेनिफर, रायन एंड ब्रेडली, ये जो बने हैं ना, उनके लेसन्स बने हैं या फिर प्लान बना है, वो बहुत ही इंटेंशनली बना है, बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ बने हुए हैं। ये सारे जो लेसन्स है, टीचिंग लेसन्स, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कम्युनिकेशन, जो जेनिफर ने ऑलरेडी कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन को इसमें माहिर कर लिया है, राइट। तो रायन और ब्रेडली ने जेनिफर को मदर पिक करके उस कम्युनिकेशन के द्वारा खुद में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लिया है। तो ऐसे उन्होंने बताया है। आगे रॉब बता रहा है यहाँ पे, चिल्ड्रन कोई भी हो, बच्चा कोई भी हो, डिसेबल्ड हो या फिर नॉर्मल हो, एबिलिटी के साथ हो, सारे बच्चे जो होते हैं ना, एक पावरफुल टीचर होते हैं एक पेरेंट के लिए। ओके, वो उन पेरेंट्स के जीवन में एक मीनिंगफुल पर्पस लाते हैं, फोकस रखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे आर द पावरफुल टीचर्स फॉर द पेरेंट्स। इसीलिए इन बच्चों के साथ जब भी आप बात कर रहे हो तो सही शब्द को चुनो, ताकि उन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस कम ना हो, उनमें भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उनकी पर्सनालिटी में भी ग्रोथ हो, और आप में भी वो पेशेंस और एक अच्छे कम्युनिकेटर होने का जो एक कौशल्य है, आप में भी वो बढ़ जाए, एबिलिटी बढ़ जाए, राइट। रायन और ब्रेटली ने ये जो भी प्लान किया है, एबिलिटीज जो डिसेबिलिटीज हैं, वो जेनिफर के साथ ही क्यों किए हैं? क्योंकि फ्यूचर लाइफ टाइम्स में जेनिफर एक टीचर बनने वाली है, और उस टीचर बनने के लिए उसमें जो नेचुरल टैलेंट है, उसके साथ उसके एक्सपीरियंसेस की जो भी जरूरत है, इनके द्वारा उन्हें मिल रही है। सेरा, जो उनकी डॉटर है जेनिफर की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस प्लान में। ब्रेडली के साथ वो ऑलरेडी बहुत सारे लाइफ टाइम्स में रही है, और इस लाइफ टाइम में वो इसलिए आई है ताकि वो ब्रेडली को हेल्प कर पाए उसके कम्युनिकेशन में, जो फिजिकल लेवल पे वो अच्छे से नहीं कर पाता है। ऐसे करते हुए वो सोसाइटी को एक मैसेज दे रही है कि आप, आपके जो रिलेटिव्स है, जो भी डिसेबल है, उनको किस तरह से संभाल सकते हैं। जेनिफर एज अ मॉम वो ऑलरेडी कर रही है, लेकिन एज अ किड सैरा, वो बहुत बड़ी नहीं है, ट्वेंटीज में है, लेकिन बचपन से जैसे उसने देखा है हैंडीकैप ब्रदर्स को, उसमें वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेच्योरिटी आई है जो नॉर्मल किड्स में नहीं होती है। ये समाज ने देखना चाहिए, और उनमें वो करेज आना चाहिए, डीप लव आना चाहिए, और स्ट्रेंथ आनी चाहिए ऐसे बच्चों के साथ या फिर ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ रहने की। ओके, ये जो उसने जीवन जिया है वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ही थे, मतलब सेपरेटेड थे, और ब्रदर्स हैंडीकैप थे, मॉम को ज्यादा समय वहां पे देना पड़ता था। तो शी शी हैज ग्रोन अ लॉट, वो बहुत डिफरेंटली बड़ी है, और उसके कारण खुद के उसकी पर्सनालिटी में ग्रोथ हुई और हीलिंग भी हुई। अगेन ये जो पूरा प्लान जेनिफर ने बनाया, रिलेशनशिप्स जो उसने प्लान किए, वो उसके लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसके एक्स हस्बैंड के साथ जो उसके रिलेशनशिप्स थे, उसके बच्चों के साथ थे, ये सारा प्लान था, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था, ये सब कुछ प्लान था।
ओके। और उसने ये सब कुछ बहुत अच्छे से निभाया, क्योंकि उसके बच्चे ने और उनके स्पिरिचुअल गाइड्स ने उनको बार बार मार्गदर्शन किया। और ये सबके साथ होता है। बस आपको एक करेज रखना है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आपके साथ हमेशा आपके स्पिरिचुअल गाइड्स रहते हैं। और जो भी आपके एवरीडे लाइफ में हो रहा है वो प्लान्ड है, इट्स नॉट एक्सीडेंटल। जो हो रहा है ये हमने ही प्लान किया है, इसीलिए हो रहा है। इस विश्वास के साथ एवरी डे जीना है। कोई भी समस्या है आए या फिर कोई भी बहुत अच्छा दिन आए, ये सब कुछ प्लान्ड है, ये याद रखना है। तो ये तो चैप्टर यहीं पे एंड होता है मास्टर्स। हैंडीकैप्ड किड्स के पेरेंट होना, इट्स नॉट अ लाइक स्मॉल टास्क और नॉट अ स्मॉल जॉब। हम किसी को देख के इतना दर्द महसूस करते हैं। किसी के जीवन में अगर कोई हैंडीकैप किड है तो अम, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी वो चैलेंज लेके आए हैं। और उनकी तरफ पीटी की तरह लाइक सिंपथी मत दो उनको। दे आर द ब्रेव सोल्स। उनको ना उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनको चेरिश करो, उनको अप्रिशिएट करो फॉर द करेज दे हैव। तो यही मैसेज है मेरा। खुद पर भी विश्वास करो, क्योंकि देखिए अगर आपके पास दो हाथ है, दो पैर है, बहुत सलामत है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, बॉडी में कुछ भी परेशानी नहीं है, यू आर लिविंग द बेस्ट नाउ। बिकॉज आपसे अच्छा तो कोई जी नहीं रहा है, समझ लीजिए यहाँ पे। हैंडीकैप तो हमने देख लिया जो बात एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अगर आप बात एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आपने सब कुछ जीत लिया। अभी आपको प्यार से करना है ये सारी चीजें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी।